हेलो दोस्तों, मैं निशा कुमारी आप सभी का सवेरा कहानी में स्वागत करती हूँ। यदि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरी और रीतू की मुलाकात हमारी जॉब के दौरान हुई थी। तब से हम दोनों पक्की दोस्त बन गए थे। मैं कावेरी हूँ और आज मैं लखनऊ के लिए निकल रही हूँ क्योंकि रीतू की शादी मुझे अटेंड करनी है। मैं लखनऊ पहुँच जाती हूँ। रीतू ने मुझे पहले ही एड्रेस सेंड कर दिया था। मुझे देखते ही रीतू मेरे गले लगकर बोली, जा, तुझसे गुस्सा हूँ। मैंने पूछा, क्यों बहन, तू तो 2 दिन पहले आने वाली थी। मैंने कहा, शादी तेरी है, मेरी नहीं, जो मुझे लीव इतनी जल्दी मिल जाती और वो भी आसानी से। रीतू ने मेरा सभी से परिचय कराया। सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटी, रीतू तो बस तुम्हारा ही गुणगान गाती रहती है। रीतू की माँ बोली। अब समझी कि रीतू ऐसा क्यों बोला करती थी। मैंने पूछा, क्यों आंटी? इसलिए कि तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारा मन उससे भी सुंदर है। हम तो अभी मिले हैं आंटी, फिर भी आपने मेरा मन देख लिया, वो भी कैसे? किसी को पहचानने के लिए एक पल ही काफ़ी होता है। मैंने सभी से खूब बातें किया। मैं और रीतू घूम घूम कर बातें कर रहे थे। तभी रीतू की माँ किसी को पुकारती है, दीपक बेटा, जरा यहाँ आकर सामान का लिस्ट देख लो, कुछ छूट तो नहीं गया है ना? यह नाम सुनते ही एक एहसास भरा झोंका मेरे पूरे बदन को छूते हुए गुजर गई। आया माँ, उसने कहा। मैंने आवाज़ की तरफ अपने कदम को बढ़ाया। वह हलवाइयों के साथ बातचीत कर रहा था। मैं पीछे से जाकर बोली, दीपक। अपना नाम सुनते ही वो जैसे ही पीछे मुड़ा, मैं उससे टकराते हुए उसकी बाहों में जाकर गिर पड़ी। हम दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराई और वह बोला, तुम? वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें कहीं तो देखा हूँ। मैंने कहा, हाँ, हम एक ही कॉलेज में थे। याद आया कुछ? तुम तो कावेरी हो ना? तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? फिजिक्स डिपार्टमेंट में तुमने ही तो टॉप किया था। इतने सालों बाद तुमसे मिल रहा हूँ, यहाँ कैसे? तभी रीतू आ गई। भैया, यह मेरी दोस्त कावेरी है। दीपक ने कहा, जानता हूँ, इससे पहले हम एक ही कॉलेज में थे। रीतू मुझे हैरानी से देखकर बोली, अच्छा, पहले तूने क्यों नहीं बताया कावेरी? मैं जब भी तुमसे अपने भैया की बात करती थी। दीपक ने कहा, ओह, तो तुम्हें पहले से ही पता था कावेरी कि रीतू मेरी बहन है? मैंने बात को संभालते हुए कहा, छोड़ो ना, तब मुझे ध्यान नहीं रहा होगा। दीपक, रीतू बता रही थी कि तुम इनकम टैक्स में ऑफिसर बन गए हो। दीपक ने कहा, अभी वहीं से ट्रेनिंग करके लौट रहा हूँ। लेकिन दीपक इन सालों में बिल्कुल बदल गया था। कॉलेज में वो सबसे बदमाश लड़का था। सारा कॉलेज उसकी हरकतों से परेशान रहता, चाहे टीचर चाहे स्टूडेंट। लेकिन प्रिंसिपल सर की वजह से कोई दीपक को कुछ नहीं कहता। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं पहली बार दीपक को अपने कॉलेज में देखी थी। कॉलेज में मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी थी। कौन है वो? मैंने पूछा। वह दीपक है, हमारे कॉलेज का लीडर है। बहुत बदमाश लड़का है। मेरी दोस्त ने कहा, उससे दूर ही रहना, लेकिन वह दिखने में बहुत ही हैंडसम है। मैंने कहा। वह मेरे पास से गुजर गया और मैं बस उसे देखती ही रह गई। मैं कॉलेज में जब भी उसे देखती उसके पीछे हो लेती। एक दिन लाइब्रेरी में वो मेरे पास आकर बैठ गया और उसे देखकर मेरी सांसें ही अटक गई। वह बोला, क्या न्यू स्टूडेंट हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने इशारे से पूछा तो मैंने कहा, फिजिक्स डिपार्टमेंट से हूँ। यह कहते ही उसके 2-4 दोस्त आकर मेरे सामने बैठ गए। यह देखकर मैं घबरा गई। दीपक बोला, घबराओ मत, इनका फिजिक्स बहुत वीक है, तुम पढ़ाओ इन्हें, देखो तो तुम्हारा फिजिक्स कैसा है। मेरी आवाज़ डगमगा गई और मैं बोली, लेकिन मैं कैसे? और मुझे पढ़ाना क्या है? क्वांटम थ्योरी पढ़ाओ इन्हें। मैं इतना घबरा गई कि पूरी की पूरी क्वांटम थ्योरी मेरे माइंड से डिलीट हो गई। उसके सारे फ्रेंड मुझ पर हंसने लगे। वह बोला, तुम सब हंसना बंद करो। वह अपना फेस बिल्कुल मेरे फेस के सामने लाया और बोला, बच्ची हो तुम्हें अभी बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उसका मुझे बच्ची कहना चुभ गया। मैंने कहा, मैं बच्ची नहीं हूँ। कल इसी वक्त इसी जगह पर
तुम सबको क्वांटम थ्योरी पढ़ाऊंगी, आ जाना। मैंने बोल तो दिया, लेकिन डर से मेरे होश उड़ गए थे। मैंने यह सारी बातें अपनी दोस्तों को बताई। यह तूने क्या किया कावेरी? तूने दीपक को चैलेंज कर दिया? तो क्या करती? वो मुझे बच्ची कह रहा था। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। एक ने कहा, वो अपने से जूनियर स्टूडेंट को बच्चा या बच्ची ही कहते हैं। और चैलेंज भी किसे किया? जो साइंस डिपार्टमेंट का टॉपर है। पूरे यूनिवर्सिटी में वो हर साल टॉप करते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ यह सुनकर, लेकिन वह तो अपने दोस्तों के साथ आवारों की तरह घूमता रहता है। फिर पढ़ाई कब करता है वह सब तो हमें नहीं मालूम, लेकिन तुम अच्छे से तैयारी कर लो कल का, मेरी दोस्त ने मुझसे कहा। मैं कल का सोचकर अपने मायूस चेहरे के साथ सिर पकड़ के बैठ गई। नहीं नहीं कावेरी, तू कमज़ोर नहीं पड़ सकती है। तूने स्कूल में हमेशा टॉप किया है, खासकर साइंस में। फिजिक्स तेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। मुझे दीपक को इम्प्रेस करना है। उससे भी तो मालूम चले कि एक टॉपर ने दूसरे टॉपर से दिल लगा लिया है। अगले दिन दीपक अपने दोस्त को लेकर पहले से लाइब्रेरी पहुंचकर मेरा इंतजार कर रहा था, लेकिन आज मैं घबराई हुई नहीं थी। मुझ में कॉन्फिडेंस था। मैंने पढ़ाना शुरू किया। दीपक मुझे बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने कहा, वाह, आज बहुत दिन बाद मुझे मेरी टक्कर की मिली है। बच्ची, मन लगाकर पढ़ाई करो। किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी मुझे बताना, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैंने उससे कहा, मुझे बच्ची मत पुकारो। मेरा नाम कावेरी है, पर मेरे सामने तो तुम बच्ची ही हो। भले सेम क्लास में हैं, लेकिन हो तुम मुझसे जूनियर ही। उसकी बातें सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं दीपक को किस हद तक पसंद करती थी यह मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन अपने दिल की बात उसे बता नहीं पा रही थी, यह सोचकर कि वो मुझे बच्ची समझता है और कहीं वो मेरी फीलिंग्स का मजाक न बना दे। अब हमारी दोस्ती हो गई थी। कॉलेज में मैं अब उसके साथ ही रहती और पढ़ाई के ही बहाने उसके करीब जाने की कोशिश करने लगी। हमारा फाइनल ईयर आ गया। मुझे अपने दिल की बात उसे बताना ही पड़ेगा कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन तू बताएगी कैसे? मेरी दोस्त ने पूछा। इतने दिन में मुझे यह तो एहसास हो गया कि वो मुझे पसंद तो करता है, लेकिन पसंद और प्यार में डिफरेंस होता है। इधर वो कॉलेज भी कम आने लगा है। 2 दिन बाद एनुअल प्रोग्राम है। उस दिन मैं उससे अपने दिल की बात करके रहूँगी। जो होगा देखा जाएगा। एनुअल डे के दिन मैं दीपक से, दीपक, हमारा फाइनल है, इसके बाद पता नहीं तुमसे कभी मिलना होगा भी या नहीं। उसने कहा, ऐसी बात नहीं है, तुम जब चाहो मेरे घर लखनऊ आ जाना, वहाँ पर भेंट हो जाएगी। दीपक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज़ कोई रिएक्ट मत करना। अरे बोलो तो पहले। तभी उसकी फ़ोन की रिंग बजती है। 1 मिनट कावेरी। उसने फ़ोन पर बात किया। हेलो, क्या? मैं अभी पहुँचता हूँ। दीपक बिना पूरी बात सुने और मुझे कुछ कहे वह दौड़ते हुए बाइक लेकर निकल गया। 3 दिन गुजर गए। दीपक मुझे कॉलेज में कहीं नहीं दिखा। मैं उसके दोस्तों के पास जाकर पूछी, दीपक कॉलेज नहीं आ रहा है, कुछ हुआ है क्या उसकी फैमिली में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बताओ ना, तुम सब चुप क्यों हो गए? तुम आओ हमारे साथ। मैं उनके साथ चली गई। यहाँ मुझे क्यों लाए हो? यह तो हॉस्पिटल है। क्या हुआ है दीपक को? मेरे अंदर दीपक को लेकर डर पैदा होने लगा। तभी मुझे दीपक दिखाई दिया और मुझे राहत मिली। दीपक हमें देखकर बोला, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? और कावेरी, तुम यहाँ इनके साथ क्यों? तुम्हें कॉलेज में नहीं देखा तो तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए ये लोग मुझे यहाँ लेकर आए हैं। क्या बात है दीपक? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दीपक डॉक्टर से मिलने चला गया। यह सब हो क्या रहा है? कुछ बताओगे तुम सब? वे मुझे एक केबिन में लेकर गए जहाँ एक पेशेंट भर्ती थी। वह लड़की थी जिसे ड्रिप चढ़ाया जा रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत तकलीफ होने लगा। कौन है यह? मैंने पूछा। यह दीपक की गर्लफ्रेंड ईसा है। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए और मेरी आंखें भी भर आई। मेरे दिल को जोर से धक्का लग गया। एनुअल डे के दिन दीपक से ईसा मिलने आ रही थी, तभी इसका एक्सीडेंट हो गया। याद आया कि दीपक को फ़ोन ईसा को लेकर ही आया होगा। ईसा और दीपक 5 सालों से एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उनकी बात सुनकर मैं ईसा को देखे जा रही थी। मेरा टूटा दिल जिसे मैं संभाल भी नहीं पा रही थी, तभी दीपक आ गया। उसके चेहरे से ईसा के लिए प्यार और दर्द साफ झलक जाता। मैंने अपनी नज़रें चुराने की कोशिश किया,
मैं वहाँ थी इसका एहसास भी नहीं था दीपक को। मैंने अपना कदम पीछे करते हुए वापस अपने हॉस्टल आ गई। हॉस्टल आकर मैं खूब रोई। दिल में ऐसा दर्द उठ रहा था जिसे मैं संभाल नहीं पा रही थी। मैं पूरे 1 सप्ताह कॉलेज नहीं गई। मुझे अपने रूम से निकलना भी मंजूर नहीं था। दीपक मेरी हालचाल लेने हॉस्टल तक आ गया। वो मुझे देखकर बोला, क्या हो गया है कावेरी, तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? मैंने उससे कहा, ऐसी कोई बात नहीं है दीपक, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह गर्ल्स हॉस्टल है, मालूम है, लेकिन तुम्हारा नंबर मेरे पास था ही नहीं, इसलिए सीधे तुमसे मिलने आ गया। उस दिन हॉस्पिटल के बाद मैं तुम्हें देखा ही नहीं। मैंने उससे कहा, एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, इसलिए मैं उसी की तैयारी में लग गई हूँ। तुम अब यहाँ से जा सकते हो, लेकिन कावेरी प्लीज़ दीपक, मुझे अकेला छोड़ दो। दीपक ने मुझसे बिना कुछ सवाल किए वहाँ से चला गया। दीपक मेरा पहला प्यार था और अब वह अधूरा ही रह जाएगा। यह मेरे दिल को ऐसी चोट दिए जा रहा था जिसे संभालना अब मेरे वश में नहीं था। लेकिन दीपक से दूर रहना मेरे वश में था, इसलिए मैंने उससे दूरी ही बना लिया। फाइनल एग्ज़ाम हो गया और मेरे पापा मुझे लेने आ गए। मैं हॉस्टल से स्टेशन के लिए निकल ही रही थी कि वहाँ सामने गेट पर दीपक मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने उसे इग्नोर करके आगे बढ़ी कि वो बोला, कावेरी। मेरे बढ़ते कदम रुक गए। उसने एक लंबी सांस लिया और बोला, जा रही हो? बताया भी नहीं तुमने। यह जानने की कोशिश किए होते तो न बताती। उसने कहा, सॉरी, हालात ऐसे थे कि एग्ज़ाम भी मुश्किल था मेरे लिए दे पाना। इस बार टॉपर तुम ही बनोगी, मुझे पूरा भरोसा है। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई और मेरे दिल ने मुझसे यही कहा, काश तुम इसके सिवा भी मुझे समझ पाए होते कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी और आज के दिन मैं दीपक को इतने साल बाद देख रही थी। रीतू ने कहा, अरे कावेरी, कहाँ खोई है? कब से आवाज़ दे रही हूँ, हल्दी की रस्में शुरू हो गई है। आज रीतू बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मेरी निगाहें दीपक को ही ढूंढ रही थी। सुनो, दीपक कहाँ है? मैं घर के किसी नौकर से पूछी। भैया अभी अपने कमरे की तरफ गए हैं। मैं दीपक के कमरे के अंदर चली गई। वह मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ, इस तरह जल्दी में क्यों हो? मैं सीधे उससे पूछी, ईसा कहाँ है? तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं किया? दीपक नीचे चलो, मम्मी बुला रही है, उसकी दीदी ने आकर उससे कहा। मालूम नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैं दीपक के कमरे में जाकर ऐसा वैसा सवाल करने लगी। पता नहीं दीपक मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि कैसी पागल हूँ। शादी का घर था जहाँ खूब हलचल और शोर थी, लेकिन मेरे अंदर की शोर कहीं ज़्यादा थी, इसलिए मुझे शांति चाहिए थी। मैं घर के ऐसे हिस्से में चली गई जहाँ कोई आता जाता नहीं था। तभी पीछे से, कहाँ खो गई हो? पीछे मुड़कर देखा तो दीपक था। वह मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने उससे कहा, सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए थे। ईसा की शादी हो चुकी है। मैंने उसे बहुत हैरानी से देखी। क्या? क्यों? तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि ईसा अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गई थी, फिर ऐसा क्या हो गया? दीपक ने कहा, कभी कभी प्यार अधूरा ही ठीक होता है, यदि उसकी मंजिल सही ना हो। ईसा सब कुछ छोड़कर मेरे पास तो आ गई थी, लेकिन वह मुझे मनाने के लिए आई थी कि मैं उसके पापा की सारी शर्त को मान जाऊं। हॉस्पिटल में जब ईसा को होश आया तो मैं उसे एक होटल में ठहरने को कहा और वहाँ पर, ईसा, यह क्या बचकानी हरकत है? तुम्हारे पापा आ रहे होंगे तुम्हें लेकर यहाँ से जाने के लिए। मैंने उन्हें कॉल कर दिया है। ईसा ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊँगी जब तक तुम मान नहीं जाते। दीपक, बात को समझो, पापा की सारी शर्त मान जाओ। यह हम दोनों के लिए बहुत अच्छा है, वरना वो मेरी शादी किसी और के साथ कर देंगे। दीपक, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे, तुम हमेशा मेरा साथ निभाओगे, फिर तुम मेरे पापा का शर्त मानने से क्यों इनकार कर रहे हो? प्लीज़ दीपक, हमारे प्यार के लिए, हमारे सुनहरे भविष्य के लिए ही तो पापा यह सब कर रहे हैं। दीपक ने कहा, ईसा, यह सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली छोड़कर, अपने कर्तव्य को त्याग कर घर जमाई नहीं बन सकता हूँ। यह मेरे स्वाभिमान के खिलाफ है। ईसा ने कहा, यह कोई बात नहीं हुआ, हम लड़कियां भी सब कुछ छोड़कर, यहाँ तक कि अपनी पहचान, अपनी फैमिली छोड़कर दूसरे के घर की बहू या पत्नी बन जाते हैं, फिर तुम क्यों नहीं? दीपक ने कहा,
तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो। यह मेरा आखिरी फैसला है। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो तुम अपने पापा को समझाने की कोशिश करो, वो तुम्हारी बात ज़रूर मानेंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, लेकिन बात को समझो। मैं इतना सेल्फिश नहीं बन सकता हूँ। मेरे पापा नहीं हैं, मैं ही अपने फैमिली के लिए सब कुछ हूँ। ऐसे में उन्हें अकेला छोड़कर घर जमाई बन जाऊँ, यह मेरे ज़मीर को गवारा नहीं। ईसा ने कहा, ठीक है दीपक, तुम घर जमाई नहीं बन सकते हो, लेकिन मेरी भी एक इच्छा है। तुमसे शादी करने के बाद मैं तुम्हारे साथ तो रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं। मैं अपनी फैमिली छोड़ूंगी तो तुम्हें भी अपनी फैमिली छोड़नी पड़ेगी। मैं ईसा की आंखों में देखकर बोला, यह तुम्हारा जिद है ईसा, और जिद प्यार नहीं हो सकता है। मैंने तुम्हें अपना फाइनल डिसीजन बता दिया है, अब तुम्हें जो करना है कर सकती हो। ईसा ने कहा, सोच लो दीपक, तुम्हें जीवन भर पछताना पड़ेगा। मुझसे ज़्यादा प्यार करने वाली तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलेगी। अकेले ही जीवन काटना पड़ेगा। कुछ दिन बाद खबर आई कि उसकी शादी हो रही है। यह सुनकर मैंने खुद को संभाल लिया था। तुम्हें जाना चाहिए था, उसे समझाते तो समझ जाती। दीपक ने कहा, जानता था लेकिन नहीं गया, क्योंकि मैं यदि उसके पापा की सारी शर्तें मान भी जाता तब भी शादी के बाद वो मेरे साथ कभी खुश नहीं रहती। किसी भी रिश्ते में प्यार से ज़्यादा समझदारी होनी चाहिए। वो सिर्फ अपने पापा की ही सुनती थी। हर किसी को अपने माँ बाप की बात सुनना भी चाहिए, लेकिन गलत बात माँ बाप की भी नहीं माननी चाहिए। इसलिए मैं वहाँ पर नहीं गया। दीपक की बात सुनकर मैं उसे बस देखती रह गई कि कैसे ईसा ने दीपक को नहीं समझा। दीपक जैसे प्यार को कैसे ठुकरा दिया ईसा ने, सिर्फ अपनी जिद को पूरा करने के लिए। दीपक ने पूछा, खैर मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं किया। मैंने कहा, कोई मिला ही नहीं ऐसा, और जो मिला वह दिल को भाया ही नहीं। कैसा लड़का चाहिए तुम्हें, बोलो, मैं ढूंढ दूंगा। मैंने कहा, सोच लो, बोलो तो सही, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। यह सुनते ही उसकी नज़रें जो कब से मुझे देख रही थी उसने हटा लिया। वह शायद मेरे साथ अनकंफर्टेबल हो गया। बहुत रात हो गई है, हमें सोने जाना चाहिए। गुड नाइट ईसा। रितु ने हमें एक साथ आते हुए देखकर बोली, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, मोबाइल भी नहीं उठा रही थी। मैंने उससे कहा, ऐसे ही छत पर थी, कल शादी है तुम्हारी, तुम सो जाओ। मैं भी सोने चली गई। रितु अपने भाई के पीछे उसके कमरे में चली गई। अरे रितु, तुम अभी तक सोई नहीं, आओ बैठो। रितु ने कहा, कल मैं चली जाऊंगी भैया, और यह घर मेरे बिना सूना हो जाएगा। दीपक ने कहा, तू घर की रौनक है, लेकिन एक ना एक दिन तो तुझे जाना ही था। लेकिन वह दिन कल होगा, थोड़ा जल्दी हो गया। कुछ दिन में आप भी अपने जॉब पर वापस लौट जाओगे। अरे, तुम्हें माँ की चिंता हो रही है। मैं माँ को अपने साथ ही रखूँगा। ऐसे भी तुम्हारे जाने के बाद वह यहाँ अकेले कैसे रहेंगी, इसलिए तुम परेशान मत हो, तेरा भाई सब संभाल लेगा। रितु ने कहा, जानती हूँ कि आप सब संभाल लोगे, देखते आ रही हूँ। पापा के जाने के बाद आपने ही तो सब संभाला है, मुझे, माँ को, दीदी को, घर परिवार, रिश्तेदार। लेकिन आपको भी तो कोई संभालने वाली चाहिए, और आप कब तक यूं ही अकेले रहोगे, आखिर कब तक। ईसा के जाने के बाद मैंने देखा है भैया, वजह चाहे जो था, आप एक पल के लिए भी ईसा को भूल नहीं पाए। आज भी आप उसे याद करते हो। दीपक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तू ज़्यादा ही सोच रही है मेरे बारे में। आंखें चुरा लेने से सच नहीं बदल जाता भैया। ईसा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई है और वो खुश भी है। मैं आपसे छोटी हूँ, फिर भी एक बात कहना चाहूँगी कि किसी एक के जाने से अपने दिल का दरवाज़ा बंद नहीं कर देना चाहिए। कावेरी आपसे बहुत प्यार करती है, उसके प्यार को पहचानिए। दीपक ने पूछा, तुम यह कैसे कह सकती हो, उसने कहा तुमसे? नहीं भैया, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं एक लड़की हूँ और उसकी दोस्त भी। उसके व्यवहार, उसके हाव भाव, सबको साफ दिखता है कि वो आपसे कितना प्यार करती है। और मुझे यह भी मालूम है कि यह सब आप भी जानते हो, लेकिन आप मानना नहीं चाहते। जिंदगी आपको फिर से मौका दे रही है। सच्चा प्रेम आपके दिल को दस्तक दे रही है। उसे सुनिए और उसे कबूल कीजिए। बस इतना ही कहना था भैया। गुड नाइट। पूरी रात दीपक को अपनी बहन की हर बात
उसके दिलो दिमाग पर छा गई थी। इधर मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। कल रितु की विदाई के बाद मैं भी हमेशा के लिए चली जाऊंगी। दीपक मेरा प्यार है जिसे मैं कभी भूल ही नहीं पाई। मेरा दिल भर आता यह सोचकर कि एक बार फिर मैं उसे अपने दिल की बात क्यों नहीं समझा पाई। रात गुजर गई। सुबह की पहली लाली मेरे चेहरे को छूते हुए एक सुख का आनंद दे रही थी, लेकिन मुझे यह सुख एक झूठ सा प्रतीत हो रहा था। आज शादी थी। सुबह से ही रस्में शुरू हो गई थी। सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। आज दीपक को तो पल भर के लिए भी चैन नहीं था। देखते देखते शाम हो गई। अब बारात भी आ गई और शादी भी हो गई। विदाई रात में ही थी, इसलिए विदाई की तैयारी भी शुरू हो गई। सभी की आंखें नम थी। रितु मेरे पास आई और बोली, कावेरी, कभी कभी हमें ज़बरदस्ती अपने दिल की बात अपने सामने वाले को सुनानी और समझानी पड़ती है। बाकी तू समझदार है। फिर मिलते हैं ऑफिस में। मैं रितु के इशारे समझ गई थी, लेकिन वह प्यार ही क्या जिसमें ज़बरदस्ती किया जाए। मैं अपने जाने की पैकिंग करने लगी। दीपक की माँ ने दीपक से कहा, बेटा, वह रितु की सहेली कावेरी जाने के लिए कह रही थी। उसे समझाओ कि कल सुबह चली जाएगी। दीपक मुझे ढूंढते हुए कमरे में आया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे उसे इस तरह से देखकर आश्चर्य हुआ। तुमने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? ऐसे हमें लोग देखेंगे तो बातें बनाएंगे। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें जाने की? उसने पूछा। रितु चली गई है। मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए जा रही हूँ। दीपक मेरे नज़दीक आ गया और मैं घबरा गई। उसने कहा, तुमसे एक बात पूछनी थी। थोड़ी पीछे हटते हुए मैंने कहा, पूछो। जब आखिरी दिन तुम कॉलेज छोड़कर जा रही थी तो मुझे देखकर तुम्हारी आंखें क्यों भर आई थी? मैं खामोश थी। उसने कहा, तुम्हारी खामोशी का क्या मतलब निकालूं? मैं तभी समझ गया था कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, लेकिन अब तक तुम मुझे चाहती रही हो और एक मैं हूँ जो तुम्हारे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाया। मेरे लिए ईसा को भूलना आसान नहीं है, लेकिन वादा करता हूँ कि तुम्हारा प्यार उसकी याद जरूर मिटा देगी। मुझसे शादी करोगी? मैं उसकी बातें सुनकर मेरी आवाज़ भर आई। मेरी आंखें भी नम हो गई और मैंने कहा, इस दिन के लिए तुम्हें मालूम भी नहीं है कि मैं कितनी तड़पी हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ही। उसने भी कहा, जानता हूँ, इसलिए तो मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़क उठा है। वह मुझे अपने गले लगा लिया। वह रात हमारी ज़िंदगी की नई सुबह लाने वाली थी। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।